नमस्कार। मैं रजनीश राज आप लोगों को अभी हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक से वाकिफ कराऊंगा जो मॉडर्न इंडिया का टर्मिनेटर माना जाता है, जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। 20वीं शताब्दी जब हिंदुस्तान का शुरू हुआ था तो उसके पहले तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जिस कांग्रेस के माध्यम से चल रहा था वो कुछ सुधारों तक सीमित रहते थे और नई शताब्दी हिंदुस्तान में जन आंदोलन के साथ में आई। उस जन आंदोलन की दिशा में भारत को मोड़ने वाला जो इवेंट है वह है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने किस तरीके से भारत की राष्ट्रीय राजनीति को बदला, भारतीय समाज की सोच को बदला, भारत के सांस्कृतिक मानस पटल को बदला, इसे समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और पूरे मॉडर्न इंडिया की दशा और दिशा तय करने की दृष्टि से के महत्व को जानना जरूरी है। इस टॉपिक की ओर ले चलने के पहले बस सामान्य बात कि हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास हमारा पीडब्ल्यू के ऊपर शुरू हो रहा है। इस क्लास का लक्ष्य यह है कि एक एक्सट्रीमली रीजनेबल शुल्क के ऊपर मैक्सिमम लोगों तक हिस्ट्री ऑप्शनल की पढ़ाई को लेके जा सके, मैक्सिमम लोगों को यूपीएससी का सपना साकार करने में सहयोग दे सकें और इस रास्ते हम ये सुनिश्चित कर सकें कि गांव में, देहात में, छोटे शहरों में सरकार की नौकरी करने वाले कम एज के लड़के और लड़कियां जिन्हें कि दिल्ली आके पढ़ाई करने का मौका प्रायः उतना नहीं मिल पाता जितना कि लड़कों को मिल पाता है, जिनके पास में आर्थिक चुनौतियां हैं उन्हें पढ़ाई करने का उतना मौका नहीं मिल पाता जितना कि थोड़े वेल टू डू फैमिली के लोगों को मिल पाता है। तो पीडब्ल्यू का मिशन यह है कि हम शिक्षा सबके लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 14 में कहता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सोसाइटी का रियलिटी क्या है? महिलाओं के साथ भेद है, गरीबों के पास कानूनी अवसर तो है लेकिन यथार्थ में वो अवसर उनके लिए नहीं मिल पाता। तो उस बैरियर को तोड़ने का एक मिशन है कि यदि आप टैलेंटेड हैं तो लड़की होने का डिसएडवांटेज नहीं होगा आपको। आप सपना देखिए, आपके सपने को पंख देने के लिए हमारी ओर से कुछ ईंधन भरा जा सकता है तो हम भरेंगे। आप इकोनॉमिकली चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, आपके सपने को ईंधन देने के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम करेंगे। इसी मिशन को कामयाब करने के लिए पीडब्ल्यू का यह अभियान शुरू होता है कि जिसके अंदर जो फी 50,000 हुआ करता है उसको 10,000 से भी कम में हम उपलब्ध कराएंगे और सेवा वही रहेगी। तो इस एंगल से देखो तो हम आप सब लोगों के साथ खड़े होकर उस परिश्रम की प्रतिबद्धता के साथ आपका साथ देने आए हैं, जिसके तहत मैं कह सकता हूं कि आप मेरे साथ परिश्रम करो, मैं आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करूंगा ताकि आप अपनी पीढ़ियों का इतिहास बदल सको। चलते हैं हम अपने लेक्चर प्लान की ओर। डेमो क्लास का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप क्लास को ठीक से देखो, समझो कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनकी भाषा आपको समझ में आती है कि नहीं, उनकी शैली आपको समझ में आती है कि नहीं, और आप क्या ये समझ पा रहे हो कि इनका जो कंटेंट है, जो इनका जो विषय है, इनकी जो वस्तु है वो हमें हमारे सपनों की ऊंचाई तक लेके जाने के लिए निर्णायक स्तर पर सहायक है कि नहीं। अब मैं आपको टॉपिक की ओर लेके चलता हूं। हमारा टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। तो इतिहास के किसी भी विद्यार्थी को कोई भी टॉपिक यदि पढ़ना है तो उसे कुछ फंडामेंटल तरीके पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस पेज में आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि कौन से वो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। आपने शायद एक गीत सुना होगा
कि कब हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ो बेकार की बातें हैं। और एक इतिहासकार के लिए यही वो बातें हैं जिनका के ख्याल रखना जरूरी होता है। 5W + 1H, एक फॉर्मूला दे रहा हूं आप लोग को। ऐसा फॉर्मूला जिस रास्ते आप इतिहास पढ़ सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला जिस रास्ते आप अखबार पढ़ सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला जिस रास्ते आप प्रश्नों के उत्तर के लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। इतनी बात यदि जान गए तो इतिहास के किसी भी टॉपिक के बारे में फंडामेंटल ज्ञान आपको हो गया। उसके बाद जरूरत होती है हम थोड़े डिटेल में जाएं। लेकिन यदि आपको जाने की सीढ़ियां मिल जाती है ना, तो आप छत पे भी चढ़ जाते हो। ये जो 5W + 1H है ना, वो सीढ़ियों की तरह है। तो स्वदेशी आंदोलन के तहत हम चलकर देखें, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हाट एंड, हम इन चीजों को देखेंगे। तो सामान्य परिचय लेते हुए समझो कि 1905 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी के बीच स्वदेशी आंदोलन हुआ। कहां हुआ? तो मुख्यतया वेस्ट बंगाल में हुआ। ईस्ट बंगाल में इसकी अभिव्यक्ति न के बराबर है। और इंडिया के और राज्यों में भी कुछ इसका एक्सप्रेशन हुआ है, इसका कुछ प्रमाण मिलता है, लेकिन वहां थोड़ा कम है। होने के लिए सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का कुछ अभियान हुआ है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में हुआ है। तिलक जी के प्रभाव के तहत महाराष्ट्र में हुआ है। उसमें महाराष्ट्र राज्य नहीं कहलाता था, उसे बंबई कहा जाता था। और फिर बिपिन चंद्र पाल गए थे मद्रास इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए। मद्रास भी उस समय कोई शहर नहीं था, मद्रास एक राज्य हुआ करता था, जिसके अंतर्गत आज का तमिलनाडु, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का और कुछ पार्ट कर्नाटक का, थोड़ा सा पार्ट केरल का भी शामिल था। तो उस समय के मद्रास राज्य का जो तेलुगु भाषी इलाका है, वहां पे वंदे मातरम आंदोलन चला था। वो भी स्वदेशी आंदोलन का ही एक पार्ट था, जिसे फैलाने में बिपिन चंद्र पाल का बड़ा अहम योगदान था। तो देखने के लिए तो आपको ये लगेगा कि इसका प्रसार दिल्ली में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, महाराष्ट्र यानी कि बंबई में भी हुआ है, और मद्रास के इलाके में भी हुआ है। लेकिन इसका गढ़ यदि आप खोजोगे तो वो मिलेगा बंगाल में। और बंगाल के अंदर भी कहां? तो पश्चिमी बंगाल में। बंगाल का वो हिस्सा जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है, उसी इलाके में। बंगाल को दो भाग में उसमें बांट दिया गया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न बंगाल का जो इलाका था आज का, वही बांग्लादेश का इलाका है। तो उस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन नहीं हुआ था। तो आपको यह अंदाजा लग गया कि कब हुआ और कहां हुआ। फिर देखो कौन किया। तो आंदोलन कौन किया की खबर यदि लेते हो तो आपको यह देखना चाहिए कि आंदोलन में नेता कौन है, आंदोलन में संगठन कौन है, और आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक वर्ग के लोग कौन है। इन्हीं तीनों से पता चलेगा कि कौन किया। क्योंकि आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं होता है, चाहे वो व्यक्ति उस आंदोलन का सर्वोच्च नेता ही क्यों न हो। नेता के नेतृत्व के नीचे एक संगठन काम कर रहा होता है, या कभी कभी कई सारे संगठन मिल जाते हैं।
और संगठनों मात्र से आंदोलन नहीं होता है। संगठन को सशक्त बनाता है उसका जन समर्थन। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जनता के अंदर का कौन सा तबका है जिसने कि इस आंदोलन को सपोर्ट किया। तो अभी तो हम देखेंगे नेतृत्व, संगठन और जनाधार, जिसके तहत देखना होगा सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग पहले इसे चिन्हित कर लिया, फिर हम इसके अंदर की बात करेंगे। इसके बाद तब अगला मुद्दा होता है कि यह आंदोलन क्यों हुआ। यह आंदोलन क्यों हुआ के लिए अब मैं पेज बदल लेता हूं, क्योंकि यहां पर लिखूंगा तो चीजें हौच पौच हो जाएंगी। वाई, यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो एक जनरल पैटर्न आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी घटना के घटित होने का एक तात्कालिक कारण होता है। यानी कोई एक बात ऐसी हो जाती है जिस बात के प्रभाव के कारण तत्काल कोई आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आंदोलन किसी एक घटना मात्र का नतीजा हो सकता है? बरसों से जब कोई गुबार पलता है, बरसों से जब कोई असंतोष पलता है, तब जाकर किसी एक घटना से कोई विस्फोट पैदा होता है, कोई विद्रोह पैदा होता है, कोई आंदोलन पैदा होता है, कोई क्रांति घटित होती है। जब तुम किसी दीवार के ऊपर हथौड़े मारते हो, कई हथौड़े मार चुके हो, दीवार टूटा नहीं है, लेकिन दीवार का दिल दहलने लगता है पहले हथौड़े से। कई और हथौड़े लगते हैं तो उसमें कुछ कंपन पैदा होता है, उसमें दरारें आने लगती हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि दीवार अब आगे का हथौड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसके बाद आपने जैसे ही अगला हथौड़ा लगाया, दीवार टूट जाता है। तो क्या दीवार को तोड़ने का पूरा श्रेय, क्रेडिट अंतिम हथौड़े को दे सकते हैं? नहीं। 99 में एक जोड़ने से 100 होता है, यदि 99 हटा लो तो क्या 100 बना सकता है? नहीं। तो इसी तरीके से समझना कि आंदोलनों के लिए एक तात्कालिक कारण होता है, लेकिन उन तात्कालिक घटनाओं को या किसी एक तात्कालिक घटना को सारा का सारा कारण नहीं बताया जा सकता। हमें यह खोजना होता है कि वो मूल कारण कौन से थे, वो आधारभूत कारण कौन से थे जो दीर्घकाल में तैयार हुए थे, जिसके साथ इस तात्कालिक घटना ने मिलकर आंदोलन को आधार दिया। ये पैटर्न ऑफ रीडिंग हिस्ट्री होगा, चाहे आप स्वदेशी आंदोलन का कारण पर हो, चाहे असहयोग आंदोलन का कारण पर हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण पर हो, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण पर हो, या 1857 के विद्रोह का कारण पर हो, या फ्रांस की क्रांति का कारण पर हो, अमेरिका की क्रांति का कारण पर हो, आपको कारणों का अध्ययन इसी तरीके से करना होगा। हिस्ट्री एक साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जा सकता है। यदि मेरे इस तरीके के मार्गदर्शन को आपने कैच करना जारी रखा तो आपको लगेगा कि मैं इतिहास आपको पढ़ा दूंगा याद करने की व्यवस्था से बचाते हुए। बहुत कम, बहुत बुनियादी बेसिक बातें ही याद करनी होगी। उतनी बातें तो साइंस के विद्यार्थियों को भी याद करनी होती है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करना पड़ता है। F=ma बिना याद किए हुए उसका डेरिवेशन नहीं आता है। शुरुआती तौर में बच्चे को याद ही करना पड़ता है। आपको यह बताना पड़ता है कि कौन सा केमिकल फॉर्मूला क्या है,
मैथमेटिक्स के तमाम थ्योरम, तमाम प्रमेय हमने स्कूल में पहले याद ही किया था। उसके बाद जब अगले चरण में जाते हैं तो आप उससे डिरिवेशन निकाल के लाते हैं। तो डिराइव करने की प्रक्रिया इतिहास में भी है। थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही। मैं आपको यह कह रहा हूं कि मेरे इस पैटर्न को पकड़ लिए ना तो इतिहास छोटा भी हो जाएगा, रोचक भी हो जाएगा, लाभदायक भी हो जाएगा। तो फिर स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या है? यदि इसकी खोज करके देखें तो इसका कारण है तात्कालिक स्तर पर बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, और आधारभूत स्तर पर देखें तो उन्नीसवीं सदी विशेष तौर पर अठारह सौ पचासी के बाद का राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन। हम इसी फ्रेम के अंदर रह के चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि टॉपिक के फ्रेम को समझ लें। इसीलिए मैंने आपको आंदोलन क्यों हुआ तक की कहानी समझा दी है। अब आप फिर से पीछे के पेज पलट कर देखो। ये मालूम हो गया कि आंदोलन कब हुआ था, ये मालूम हो गया कि कहां हुआ था। ये अभी डिस्कस करना बाकी है कि कौन कौन इसमें शामिल थे। ये आपको मैंने बता दिया कि आंदोलन क्यों हुआ था, डिटेल बाद में। तब आंदोलन क्या है और ये कैसे चला, क्या और कैसे को हम मिला के ही देखेंगे। व्हाट एंड हाउ। तो सबसे पहले आप इस आंदोलन के नामकरण की ओर चल के देखिए। स्वदेशी, अपने ही देश का, अपने देश का क्या? आपके दिमाग में आएगा स्वदेशी, अपने देश का। अपने देश का क्या? अपने देश की वस्तु, अपने देश का विचार, अपने देश की शिक्षा, अपने देश की कला, अपने देश की संस्थाएं आदि। स्वदेशी, अपने देश की शिक्षा, अपने देश की संस्कृति, अपने देश का विचार, अपने देश की कला, अपने देश की संस्थाएं, अपने देश की वस्तुएं, इन्हीं सब का प्रचार प्रसार करना रहा होगा इस आंदोलन में। प्रथम भाव आपके दिमाग में यही आता है। तो आप सबसे पहले शब्द को समझने की कोशिश करिए। तो आपके दिमाग में एक छवि बन गई होगी कि एक ऐसा आंदोलन होगा जिसके अंदर भारत के कई सारे नेता लोग, राष्ट्रीय आंदोलन चलाने वाले संगठन लोग ने मिलकर यह तय किया होगा कि हम अब अपनी देसी वस्तुओं को ही खरीदेंगे और उसी का उपयोग करेंगे। हम सब अब देसी विचार को ही आगे बढ़ाएंगे। देसी परंपरा वाली जो
कला और संस्कृति है उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम अब देसी पद्धति की शिक्षा ही लोगों को देंगे। हम अब अपने देश में बनाई हुई संस्थाओं के माध्यम से ही लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की जरूरतों की पूर्ति करेंगे। यानी कि अंग्रेजों की वस्तु हो या अंग्रेजों की शिक्षा हो या अंग्रेजों की संस्कृति हो, उसकी कला हो, उसके द्वारा बनाई गई संस्थाएं हो, हम अब उस रास्ते जीवन नहीं जीने वाले जी। अब तो हम जीवन जिएंगे अपने देश के विचार, अपने देश की संस्थाओं, अपने देश की शिक्षा, अपने देश की वस्तुओं के आधार पर हम वही वस्तु खरीदेंगे और उपयोग करेंगे जो हमारे देश के लोगों ने बनाया है। हम उन्हीं विद्यालयों में शिक्षा लेंगे जो हमारे देश के लोगों ने बनाया है। हम उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से अपनी जरूरतों की पूर्ति करेंगे जो हमारे देश के लोगों ने बनाया हो। हम कला भी यदि अपनी विकसित करेंगे तो हम अपने अतीत से सीखकर उसकी प्रेरणाओं से आगे बढ़ेंगे। हमें पश्चिम की कला से उधार नहीं लेना। हमारे पास में अतीत में तो एक से एक ज्ञान कोश रहा है। हमने वेद की रचना किया है, उपनिषद की रचना किया है, गीता की रचना किया है। हमारे देश में अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हुए हैं। हमारे देश में तो आर्यभट्ट हुए हैं, वराह मिहिर हुए हैं। हमारे देश में भास्कराचार्य हुए हैं। हमारे देश के अंदर शंकराचार्य हुए हैं। तो हमें भला किसी से सीखने की क्या जरूरत है? हम अपने देश के अतीत के ज्ञान कोश की पेटी खोलेंगे और उसी से प्रेरणा लेंगे। हमारे पास में तो कला की, चित्रकला वाली धारा की परंपरा इतनी उन्नत थी कि अजंता की गुफाओं में उसकी छाप दिखाई देती है। हमारे पास में मूर्ति कला की इतनी उन्नत परंपरा रही है कि पूरी दुनिया में हम सर्वोत्तम थे। हमने एक से एक शानदार मंदिर बनाया है। मध्यकाल में भी हमने एक से एक संरचनाएं बनाई हैं। तो हम क्यों पश्चिम से सीखें? हमारे अपने देश को हमें नए तरीके से गढ़ना है। हमें एक नया भारत बनाना है। हमें एक आधुनिक भारत बनाना है। तो हम अपने देश को पश्चिम की उंगली पकड़ के, पश्चिम का अनुकरण करके नहीं गढ़ सकते। हम यदि नया भारत बनाएंगे तो अपने अतीत के ज्ञान कोश के आधार पर बनाएंगे, अतीत की संस्कृति से प्रेरणा लेके बनाएंगे। हम खुद बनाएंगे। हमें अंग्रेज की जरूरत नहीं है। ना अंग्रेज सरकार की जरूरत है, ना अंग्रेज उत्पादक और इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत है कि वो हमारी जरूरतों की पूर्ति करें। ना अंग्रेज विचारकों की जरूरत है, ना अंग्रेज साहित्यकारों की जरूरत है, ना अंग्रेज कलाकारों की जरूरत है, ना अंग्रेज शिक्षा केंद्रों की जरूरत है, ना अंग्रेज अदालतों की जरूरत है। हम अपने जीवन का पुरोधा खुद होंगे। हम अपना जीवन अपने तरीके से चलाएंगे। यही है इस आंदोलन का मूल भाव। अब देखो, हम इसके अंदर एक लेयर और गहराई की ओर ले चलते हैं आपको। जब एक लेयर और गहराई की ओर ले चलते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन का डिमांड क्या है और डिमांड को मनवाने का तरीका क्या है। कोई भी आंदोलन पर होगे तो तुमको यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। असहयोग आंदोलन हुआ, किसके खिलाफ हुआ? उसी के खिलाफ जिसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी के खिलाफ जिसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसी के खिलाफ जिसके खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ये सारे आंदोलन किसके खिलाफ हो रहे हैं? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ मांग भी रखी जाएगी। आंदोलन कुछ मांगों को मनवाने के लिए न किया जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन का डिमांड क्या है? डिमांड है उसका स्वराज। स्वराज
अब अगला मुद्दा है कि यदि स्वराज आपको चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि आप सरकार के सामने मांग पत्र पेश कर दीजिएगा और सरकार के लोग आपको जाते हुए एक रिटर्न गिफ्ट दे देंगे कि हाँ भाई साहब लेते जाइए स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है कि हमको अपना राज करना है, हमको अपने देश का शासन चलाने का अधिकार दे दो। तो अंग्रेज क्या करेंगे? जब तुमको स्वराज मिल ही जाएगा तो अंग्रेजों की सत्ता तो जाएगी ना। तो क्या अंग्रेज इतनी आसानी से आपको स्वराज दे देंगे? तो नहीं। तो क्या इन लोगों के दिमाग में ये बात अट नहीं रही थी कि गए थे स्वराज मांगने? क्या ये अबोध लोग थे? बिल्कुल नहीं। इन्हें भी पता था कि स्वराज नहीं मिलेगा और इसीलिए इन्होंने यह तय किया कि स्वराज यदि चाहिए तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। स्वराज के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था। वही मूल रूप से इस राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व दे रही थी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान में भी सबसे मुख्य संस्था कांग्रेस ही थी, वही नेतृत्व कर रही थी। तो स्वदेशी आंदोलन का जो 1905 ईस्वी का डिमांड है कि हमें स्वराज चाहिए, वो एक नया किस्म का डिमांड है। 1905 के पहले तक कांग्रेस वाले सरकार के सामने कुछ सुधार की मांगे करते थे कि कुछ प्रशासनिक सुधार कर दीजिए, कुछ आर्थिक सुधार कर दीजिए, कुछ राजनीतिक सुधार कर दीजिए। अब वो सब सुधार की मांगे क्या है वो पीछे के टॉपिक का हिस्सा है, तो मैं उधर आपको अभी नहीं ले जाऊंगा। बस इतनी भर की बातें करते थे कि सरकार आर्थिक सुधार करते हुए ये कर दे कि टैक्सेशन सिस्टम गरीबों के अनुकूल बना दे, अमीर पे कर लगाए, गरीब को कर में राहत दे। और सरकार जो पैसा कमाती है उस पैसे को जब खर्च करने लगे तो आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर खर्च करे। अकाल राहत को लेकर, एग्रीकल्चर में उन्नति को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा फोकस करे, न कि अधिक से अधिक पैसा खर्च करती रहे मिलिट्री के ऊपर, न कि अधिक से अधिक पैसा खर्च करते रहे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, न कि अधिक से अधिक पैसा खर्च करते रहे रेलवे के ऊपर। ये सब साम्राज्यवाद की जरूरत के मुताबिक पैसे खर्च किए जाते थे। ब्रिटिश हुकूमत की जरूरत की पूर्ति इसी रास्ते होती थी। तो कांग्रेस के लोग यही डिमांड किया करते थे कि आप कर लगाने में अमीरों को कैच करिए, उनको पकड़िए, उन पे ज्यादा कर लगाइए और गरीबों को राहत दीजिए। और जब कर की राशि आपके हाथ में आ गई तो खर्च करते हुए आप गरीबों को केंद्र में रखिए। लेने के वक्त में अमीर को केंद्र में रखिए और देने के वक्त में गरीब को केंद्र में रखिए। ये कांग्रेस की मांग होती थी। यही जनता को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले किसी भी संगठन की मांग हो सकती। इसी रास्ते सभी सुखी और सभी निरोगी हो सकते हैं। हमारे वेद की पंक्ति है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी रास्ते सभी सुखी और निरोगी हो सकते हैं। तो अब आप देखो कि कांग्रेस ने आर्थिक सुधार की मांग किया था तो क्या किया था? प्रशासनिक सुधार की मांग जब वो करते थे तो कहते थे कि शासन में भारतीय लोगों को अधिकतम भागीदारी दो। जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, उस समय शासन के बड़े बड़े पदों पर 100 में से 5 ही भारतीय होते थे। और कांग्रेस वाले कह रहे थे, आंदोलनकारी कह रहे थे कि भारत के शासन में अधिकतम भारतीय भागीदारी सुनिश्चित करो। उस समय आईसीएस का एग्जाम, उसी आईसीएस के एग्जाम को हम बाद में यूपीएससी के एग्जाम में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। वही वाला एग्जाम है जिसकी तैयारी आप कर रहे हो और मैं करा रहा हूं। तो आईसीएस के एग्जाम भी उस समय सिर्फ इंग्लैंड में होता था, इंडिया में नहीं होता था। कांग्रेस वाले डिमांड करते थे कि इंडिया में भी कराओ ताकि भारतीय लोगों को सहूलियत हो सके।
इसके अलावा कांग्रेस वाले ये डिमांड करते थे कि कुछ राजनीतिक सुधार करो। यदि मैं एक लाइन में समझाऊं तो कांग्रेस वाले की मूल मांग ये थी कि भारत में विधानसभा जैसी कोई चीज बन जाए जो जनता के प्रतिनिधियों से बने, वही विधान बनाए और वही सरकार को भी नियंत्रित करे। यानी कि दबे छुपे शब्दों में देखोगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि कांग्रेस वाले उस समय एक तरीके से इंडिया में डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी मांगों को बहुत खुल के, बहुत स्पष्ट करके कभी नहीं रखा था। उनकी मांग ज्यादा प्रकट और खुलकर स्पष्ट होकर आई है 1905 में ही पहली बार। उसके पहले मांगे उनकी खुल के नहीं आती थी। वो दमन के डर का शिकार थे। ऐसा नहीं है कि वो निजी जीवन में काफी डरपोक लोग थे। निजी जीवन में डरपोक लोग होते तो सरकार से समझौता ही कर लेते। उन्हें यह लगता था कि सरकार का दमन चक्र चलेगा तो संस्था का दमन हो जाएगा, और संस्था का दमन हो जाएगा तो आगे चलकर आंदोलन कैसे होगा। तो कांग्रेस के शुरुआती दौर के नेता लोग ये सोचते थे कि अभी सरकार के साथ में आंख मिचौली कर करके, यानी ये कहते रहो कि हम राजभक्त हैं, हम आपके शासन का अंत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कहते हुए ऐसी मांग करते रहो जो मांग ब्रिटिश साम्राज्य के हित के प्रतिकूल हो और देश के लोगों के हित के अनुकूल हो। और यदि ब्रिटिश सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानेगी तो जनता उनके बारे में यह सोचना शुरू कर देगी कि यह सरकार सही में बहुत बुरी है, और जनता हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देगी। जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी 1885 में, तो उसके साथ में मात्र 72 डेलीगेट्स थे। तो कांग्रेस अपनी बातें उठाने में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसे लगता था कि धीरे 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 जनता का समर्थन हमको मिलने लगेगा, और जब जनता का समर्थन हमको मिल जाएगा उसके बाद ब्रिटिश सरकार हमारा दमन नहीं कर पाएगी। क्योंकि लोकप्रिय आंदोलनों का दमन करने का मतलब होता है आग में घी डालना। जो घी लेकर आएगा लपट उसी को जला देगी। लेकिन जब तक कि आंदोलन लोकप्रिय नहीं हुआ है तब तक उसका दमन कर देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कांग्रेस के नेता इसी रणनीति के तहत काम कर रहे थे कि अपनी मांगें सरकार के सामने ऐसे तरीके से रखो कि जिसमें तुम्हारी ओर से यह भी दावा किया जाए कि तुम अभी ब्रिटिश सरकार का अंत नहीं चाहते हो, तुम राजभक्त हो, और उसके बाद ऐसी मांगे रखो कि जो सरकार यदि मान ले तो राष्ट्रीय हित की पूर्ति, न माने तो जनता की निगाह में सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए और फिर जनता उनका साथ देने लगे जिन्होंने इस तरह की मांगे रखी थी, इनकी कांग्रेस का साथ देने लगे। इसी स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस वाले 1905 के पहले तक काम कर रहे थे। मैंने एकदम संक्षेप में पीछे का ब्यौरा दे दिया आपको। लेकिन 1905 में तो इन्होंने एक नए स्तर तक अपने को पहुंचा दिया। उन्होंने सीधा सीधी कह दिया, हमें स्वराज दे दो, हम अपना शासन खुद चला लेंगे, जो सुधार करना होगा खुद कर लेंगे, हमें तो बस अपना शासन चाहिए। अब यदि स्वराज आप मांगने जाओगे सरकार तो देगी नहीं, तो आप क्या करोगे हासिल करने के लिए? तो जन आंदोलन करेंगे। 1885 से लेकर 1905 के बीच में कांग्रेस वाले जब सुधार की मांग करते थे और सरकार यदि सुधार की मांगों को स्वीकार नहीं करती थी या बहुत कम मांगे स्वीकार करती थी, तो कांग्रेस वाले कैसे विरोध करते थे? तो अखबारों में लिखकर या कभी कोई प्रेस के सामने स्टेटमेंट देकर बहुत मामूली तरीके से विरोध करती थी। विरोध करने के दौरान कांग्रेस वाले यह सुनिश्चित कर लेते थे कि उस युग के कानून में इनको विरोध की जितनी शक्ति दी गई है उसकी सीमा में रह के ही विरोध करना है, संविधान के दायरे में रहकर ही विरोध करना है। और क्या कहता है उस युग का कानून? उस युग का कानून का आईपीसी पर हो, इंडियन पीनल कोड पर हो। इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 124A है उसमें यह बात कही गई थी कि सरकार के खिलाफ
तुम लिखकर, बोलकर या संकेत अथवा प्रतीक आदि किसी भी माध्यम से यदि जनता को खड़ा करने की कोशिश करते हो और जनता की दृष्टि में सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करते हो, इस तरीके से जनता को सरकार के खिलाफ उकसाना चाहते हो कि जनता सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने लगे, विद्रोह करने लगे, तो तुम्हें इस तरह की गतिविधि में शामिल होने के कारण राजद्रोह के मुकदमा का सामना करना पड़ेगा। अखबार में लिखने मात्र के लिए तिलक जी और गांधी जी को राजद्रोह की सजा भुगतनी पड़ी थी। 6 साल की सजाएं हुई थी दोनों को। तो नरमपंथी नेता जो कांग्रेस के शुरुआती नेता थे, वो यदि कानून की सीमा में रह के ही विरोध करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि विरोध कितनी मामूली स्तर का करते होंगे। और उनकी तुलना में अब जो तरीका चुना जा रहा है वो क्या है? हम जन आंदोलन करेंगे। तो सोचो, डिमांड भी नए स्तर तक पहुंच गया, सुधार से स्वराज तक, और डिमांड को मनवाने का तरीका भी ऊंचाई तक जा रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ संविधान के दायरे में रह के मामूली आलोचनाएं होती थी, और अब आंदोलन होगा। और आंदोलन के अंतर्गत देखोगे कि एक बड़ा मुद्दा है बहिष्कार का। बहिष्कार का और उसके जगह पर स्वदेशी लाने का। स्वदेशी लाने का मतलब विदेशी वस्तु नहीं चाहिए। भारत के लोगों को यह कहा गया कि तुम अब इंग्लैंड के इंडस्ट्री में तैयार हुए माल को खरीद के उसका उपभोग करना बंद कर दो, और उसके जगह पर भारतीय उद्योगपतियों के उद्योग की वस्तुओं की खरीद करो। अब सवाल यह उठता है कि हम भारतीय उद्योगपति के उद्योग में उत्पादित वस्तु यदि खरीदेंगे तो उससे क्या फायदा है? तो प्रथम दृष्टया तो यह फायदा है कि भारत के उद्योग को बाजार मिलेगा, भारत के उद्योगपति इसके बदौलत लाभ कमाएंगे, और इससे उनके उद्योग का विकास होगा। भारत में ज्यादा से ज्यादा उद्योग का विकास होगा तो उसके कारण भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, भारत में थोड़ी सी समृद्धि आएगी। लेकिन यह बड़ा उद्देश्य मात्र नहीं था, यह मूल उद्देश्य नहीं था। मूल उद्देश्य यह था कि भारत के अंदर बाजार खोजने अंग्रेज आए थे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है। यहां के लोग यदि इंग्लैंड के उद्योगों की तैयार की गई वस्तुओं को खरीदेंगे तो इंग्लैंड के इंडस्ट्री के उत्पाद को बाजार मिलेगा। बाजार किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक आवश्यकता है। बाजार मिलेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इंडस्ट्री में और निवेश होगा, और निवेश होगा तो इंडस्ट्री में और गति आएगी, देश और समृद्ध होगा। यह इंग्लैंड की सोच थी, और इस सोच के मद्देनजर उन्होंने यह उपाय करके रखा था कि इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप ही ना हो पाए। इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा तो अंग्रेजों के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को कंपटीशन देगा, और तब इंग्लैंड के इंडस्ट्री का लाभ रुकेगा। और ब्रिटिश शासन की साम्राज्यवादी संरचना की एक मूल मांग थी, या एक मूल मान्यता थी कि हमें इंडिया में अंग्रेजी उद्योगों के उत्पादों को बाजार देना ही देना है, और इसलिए इंडिया में उद्योग डेवलप नहीं ही होने देना है। अब तुम सोचो कि इंडिया में बाजार उपलब्ध हो इंग्लैंड के इंडस्ट्री को, यह इंडिया में शासन कर रही सरकार का प्राइमरी उद्देश्य है। और यदि भारत के लोगों ने इंग्लैंड की वस्तुओं को खरीदना ही छोड़ दिया
सरकार यदि इंग्लैंड के इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है तो वो कितना सपोर्ट कर सकती है? बस इतना कि तुम अपना माल लेकर आ जाओ, कोई रोकेगा नहीं। तुम अपना माल लेकर आ जाओ, कर भी नहीं लगेगा तुम पर। तुम अपना माल बंदरगाह पे उतारो, वहां से बाजार तक पहुंचाने के लिए हम रेल की पटरियां बिछा देंगे। बाजार में सस्ते दाम पर जमीन उपलब्ध करा देंगे, तुम दुकान खोल सकते हो। तुम्हारी वस्तुओं के प्रचार प्रसार के तमाम तरीके हम बता देंगे, उपलब्ध करवा देंगे। इतना सहयोग सरकार कर सकती है। लेकिन क्या सरकार यह सहयोग कर सकती है कि हिंदुस्तान के एक एक कंज्यूमर को बोले कि तुम जाके अंग्रेजी वस्तु खरीदो और उसी का उपयोग करो? ये नहीं कर सकती। सरकार के तमाम सहयोग उपलब्ध थे इंग्लैंड के इंडस्ट्री को और उनका माल बिक रहा था और इंडिया का इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पा रहा था। और उसके जवाब में भारत के राष्ट्रवादियों ने हिंदुस्तान के आम लोगों से अपील कर दिया कि तुम ब्रिटिश वस्तु खरीदो ही नहीं। लोगों ने पूछा कि तो फिर क्या करें? जरूरत की सामग्रियों के बिना जीवन कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों में जो वस्तुएं तैयार हो रही है उसे खरीदो। तो भारत के कंज्यूमर के सामने एक प्रश्न ये था कि सस्ता कौन है और बेहतर कौन है। और उस युग में यदि चलकर देखोगे तो अंग्रेजों का माल थोड़ा सस्ता, बेहतर कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन सस्ता प्रायः होता था। या यदि सेम क्वालिटी में भारतीय वस्तु भी है और अंग्रेजों की वस्तु भी है और अंग्रेजों की वस्तु सस्ती है तो अंग्रेजों का माल भी लोग खरीदेंगे। बाजार का तो यही रूल होता है, चीप एंड बेस्ट। नॉट ओनली चीप बट ऑल्सो द बेस्ट। जो बेस्ट खरीदना चाहते हैं वो चीप के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन यदि उनको चीप में ही बेस्ट मिल जाए वो उसी को खरीदते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वस्तुएं सस्ती मिले। लेकिन यदि सस्ती मिल रही हो कोई वस्तु तो भी आदमी उसे खरीदेगा नहीं यदि वो बेहतर नहीं हो तो। यदि वो बेस्ट हो और चीप भी हो तो राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। तो इस तरीके से देखो तो अंग्रेजों की वस्तुएं ज्यादा बिक रही थी और अंग्रेजों की वस्तुएं यदि ज्यादा बिक रही थी तो भारत के लोग टिक नहीं पा रहे थे उनके सामने। और भारत के कंज्यूमर को कह दिया भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने कि देश के उद्योगों में तैयार की गई वस्तुएं ही खरीदो। तो कंज्यूमर ने पूछा कि हम सस्ती क्यों नहीं खरीदें, देसी विदेशी में क्यों पड़े? हमें तो सस्ती वस्तु चाहिए, देसी विदेशी में क्यों पड़े हम? तो ऐसी स्थिति में स्वदेशी आंदोलन चलाने वालों ने कहा कि यदि तुम स्वदेशी वस्तु खरीदते हो ना, विदेशी वस्तुओं का बाजार भारत में खत्म करने में तुम बड़ा योगदान करोगे। और यदि विदेशी वस्तुओं का बाजार भारत से खत्म हो गया तो वो विदेशी वस्तुओं को बाजार देने के लिए ही तो इंडिया में रूल कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ही यदि आहत हो गया, तुमने उनके उद्देश्य पर ही यदि आघात कर दिया तो क्या वो टिकेंगे इंडिया में? वो इंडिया में टिक ही नहीं सकते फिर। और तब हमको स्वराज दे देंगे, हमें स्वराज मिल जाएगा, अपना राज आ जाएगा। तो यदि तुम देश के उद्योगों में तैयार की गई वस्तुएं खरीदते हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर उद्योग को गति नहीं मिलती, इससे स्वराज की हमारी लड़ाई मजबूत होती है। तो तुम देश के उद्योगों में तैयार किए हुए माल ही खरीदते हो तो समझ लेना कि तुम स्वराज की लड़ाई में योगदान करते हो। स्वराज की लड़ाई के लिए तो कोई जान भी दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तुम क्या थोड़े से ज्यादा मूल्य देना अफोर्ड नहीं कर सकते? यदि सिर्फ वस्तु खरीदना होता तो मैं तुम्हें ऐसी राय नहीं देता, लेकिन यहां तो सौदा स्वराज का होने वाला है।
स्वराज के लिए भारतीय वस्तु की खरीद करो, क्योंकि विदेशी शासन भारत में विदेशी उद्योगों के उत्पाद को बाजार देने के लिए ही है। तुम वो कहानी सुने होगे कि एक राक्षस था जो किसी से पराजित नहीं होता था, परंपराक्रमी राक्षस, लेकिन उसकी जान एक तोते में बसती थी। सैमसंग एंड डेला नाम की स्टोरी है, उसमें हमने पढ़ा था। एक परंपराक्रमी राक्षस जिसकी जान एक तोते में बसती थी। लोग राक्षस से लड़ते हुए उसके ऊपर चाहे जितने हमले करने हो करते, लेकिन राक्षस मरता ही नहीं था। लेकिन ये किसी को पता ही नहीं था कि राक्षस की जान तोते में बसती थी। लेकिन जैसे ही एक बुद्धिमान, एक विजनरी आदमी को इसकी जानकारी हो गई कि राक्षस की जान तो तोते में बसती है, तो उसने जाके तोते को मार दिया। तोता मर गया, राक्षस मर गया। दूसरी कहानी लेके देखो, हिंदुस्तान की कथाओं का सबसे विराट हिस्सा राम और रावण की लड़ाई। राम रावण के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, एक के बाद एक रावण का गर्दन कट रहा है, लेकिन रावण मरता नहीं था, अट्टहास करता था। राम चिंतित से हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्ति उधर है, अन्याय जिधर है। तो फिर इस बीच में विभीषण ने कहा कि प्रभु, उसकी नाभि में अमृत है, नाभि में तीर मारी। और जैसे ही रावण की नाभि में तीर लगा, रावण की जीवनी शक्ति सूख गई। संजीवनी थी उसमें, संजीवनी को सुखा दीजिए, रावण का प्राण पखेरु उड़ जाएगा। अंग्रेज रूपी रावण के शासन की पूरी शक्ति कहां थी? उसकी नाभि का जो अमृत कुंड है वो कहां है? इंग्लैंड के इंडस्ट्री को बाजार देने में। और दूसरा पॉइंट, भारतीयों को यह बताने में कि तुम्हारी संस्कृति पिछड़ी हुई थी, तुम्हारी शिक्षा पिछड़ी हुई थी, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान पूरा पिछड़ा हुआ था, तुम हमको फॉलो करो तो तुम्हारा आधुनिकीकरण हो जाएगा। हमारी संस्थाओं के नियमों का पालन करो, उसके अनुकूल जीवन जियो तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। इन्हीं दो चीजों में तो अंग्रेजों की सत्ता की जान बचती थी। और स्वदेशी आंदोलन के लोगों ने कह दिया कि नंबर एक, उनका माल मत खरीदो। माल नहीं खरीदोगे, शासन करने का उद्देश्य ही आहत हो जाएगा, तो फिर शासन करेंगे क्यों? नंबर दो, देश के लोगों को कहा कि क्यों तुम अंग्रेजों के पीछे पड़े हुए को श्रेष्ठ हैं, तुम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ संस्कृति से बिलोंग करते हो, तुम अपनी संस्कृति के मुताबिक अपने जीवन को गढ़ना शुरू करो। ये बहुत गहरा आघात था अंग्रेजों के ऊपर। मतलब हथौड़ा वहां मारा गया था, लोहा जहां सबसे ज्यादा गर्म था। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में जब तुम जजमेंट करोगे तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तत्काल स्वदेशी आंदोलन को कितना परिणाम मिला, कितनी उपलब्धियां मिली, मात्र इतने के आधार पर तुम स्वदेशी आंदोलन के योगदान की जांच नहीं कर सकते हो। स्वदेशी आंदोलन ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का एक युगांतकारी इवेंट है। यह युग का अंत करके एक नए युग की शुरुआत कर देने वाला इवेंट है। 19वीं शताब्दी में भारत के लोगों की सोच की पद्धति, जिसकी शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले ने किया था, जो ये कहता था कि भारतीय, तुम्हारा अतीत तो उपलब्धियों में शून्य है, तुम्हारी संस्कृति तो नथिंग के बराबर थी, तुम्हारी शिक्षा अंधा अनुकरण सिखाती थी,
तुम हमेशा से गरीब रहे थे, जादूगरों और सपेरों का देश है तुम्हारा, एक लंबे अंधकार का अतीत है तुम्हारा। हम आए हैं ज्ञान की रोशनी लेकर, हम आए हैं उम्मीदों का चिराग लेकर, हम आए हैं हिंदुस्तान में मशाल लेकर, हम बदलेंगे तुम्हारे जीवन को। ये सपना दिखाया मैकाले ने, ये सपना दिखाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ताकि भारत के लोगों के मन में यह बिठाया जा सके कि तुम बहुत पिछड़े हुए अतीत का हिस्सा हो और अंग्रेज बहुत सुपीरियर है तुम्हारी तुलना में, वो आदरणीय है, वो अनुकरणीय है, तुम उन्हें फॉलो करो। भारतीयों को शारीरिक रूप से गुलाम तो कई सारे अंग्रेज विजेताओं ने बनाया, चाहे लॉर्ड क्लाइव हो, वॉरेन हेस्टिंग्स हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, लॉर्ड वेलेस्ली हो, कई लोगों ने शारीरिक रूप से गुलाम बनाए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले। और उस मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने की शुरुआत हो रही है स्वदेशी आंदोलन की। भारतीयों, तुम क्यों बेंटिक और मैकाले के फैलाए हुए जाल में फंस गए हो? तुम तो बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार, गौरवपूर्ण, कीर्तिमान स्थापित करने वाले अतीत का हिस्सा हो, तो तुम अपनी संस्कृति की ओर मुड़ो। ये देखो स्वदेशी आंदोलन का मूल तत्व है कि विदेशी का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तु हो, चाहे विचार हो, चाहे शिक्षा हो, या कला या संस्था, इन सब का बहिष्कार करो और उसकी जगह स्वदेशी लेकर आओ। यही है स्वदेशी आंदोलन का मूल फीचर। तो स्वदेशी आंदोलन क्या है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मुद्दा है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। तो प्रसार कैसे हुआ में आप देखो कि कैसे हो रहा है। इसके लिए संस्थाएं काम कर रही थी, संस्थाएं काम कर रही थी, जिसमें सबसे प्रमुख संस्था थी कांग्रेस। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इसके अलावा कई सारे समाज सेवी संस्थाएं थी, समाज सेवी संस्थाएं थी। कई सारी समाज सेवी संस्थाएं थी जो कि शिक्षा के लिए काम करती थी। भारतीय लोगों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जा रही थी, स्वदेशी शिक्षा केंद्र जो विज्ञान के विकास के लिए काम करती थी। भारतीय लोगों को वैज्ञानिक शिक्षा कैसे दी जाए, वैज्ञानिक प्रयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए काम करने वाले लोग थे। अदालत की संस्थाएं स्थापित की गई। यदि भारतीय समाज में किसी का किसी से झगड़ा हो जाता है तो न्याय की जरूरत पड़ेगी, किसी जगह पर कोई विवाद हो जाता है तो न्याय की जरूरत पड़ेगी। न्याय की जरूरत पड़े तो लोग अंग्रेजों के अदालत में जाते थे। इन्होंने कहा कि बहिष्कार कर दो विदेशी संस्थाओं का, अदालत का भी बहिष्कार होगा, शिक्षा केंद्रों का भी बहिष्कार होगा। तो शिक्षा केंद्रों के लिए देशी शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, और अदालतों का बहिष्कार करना है तो देशी अदालती संस्थाएं खोली गई। तो यदि आप देखो तो कई सारे समाज सेवी लोग जो थे, जो राष्ट्रीय राजनीति में योगदान करना चाहते थे, उन्होंने रचनात्मक तरीके से इस स्वदेशी आंदोलन को अपना सहयोग दिया। इसी तरह से देखिएगा कि इसमें बंगाल केमिकल्स ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान किया। अरबिंदो घोष उस समय जो स्वदेशी शिक्षा केंद्र था उसके प्रिंसिपल थे। अरविंद घोष
विदेशी शिक्षा की जगह पर स्वदेशी शिक्षा देनी चाहिए। इस योजना के तहत जो संस्थाएं बनाई गई थी उसके प्रिंसिपल थे अरबिंदो घोष। इसके बाद फिर आप देखोगे कि इसमें और कई लोग शामिल हुए। साहित्य के माध्यम से योगदान दिया गया। कई लोगों ने साहित्य लिखा और उनके साहित्य के रास्ते इस भावना को बल मिली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम में से एक है रविंद्र बाबू। रविंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और बड़े पर्सनालिटी आपके सामने में आएंगे, देउस्कर। गणेश देउस्कर। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है देशेर खातिर। देशेर खातिर। देशेर खातिर, देश के लिए लिखने वाले गणेश देउस्कर ये कह रहे थे कि अंग्रेज कहता है कि तुम्हारी सभ्यता को हम आधुनिक बनाने आए हैं, तुमको हम सभ्य बनाने आए हैं, हम तुम्हारा आधुनिकीकरण करने आए हैं। ये झूठ बोलता है, असल में वह साम्राज्यवादी है और ऐसी ऐसी बातें कह के वो भारत के लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। हमें उस धूल से बचना चाहिए और अंग्रेजों के शासन के असली चरित्र को पहचानना चाहिए। हम यदि उसके शासन के असली चरित्र को पहचान जाएंगे तो जाकर हम अपने देश का भला कर पाएंगे। तो मूल मुद्दा है देशेर खातिर में देवस्कर का कि सरकार के साम्राज्यवादी चरित्र को उद्घाटित कर दो। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय लिख रहे हैं गीत अमार सोनार बांग्ला, क्योंकि बंगाल के विभाजन के विरोध में ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब चल के देखो आपकी और सारे लोग योगदान करने वाले मिल जाएंगे आपको जो कला के रास्ते से योगदान कर रहे थे। कला के क्षेत्र में योगदान करने वालों में एक बड़ा प्रसिद्ध नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्र नाथ टैगोर का। अवनीनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर का, ये दोनों भाई थे और ये चचेरे भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अवनींद्र नाथ टैगोर की सहायता से ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किया। ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट माने, ओरिएंटल माने प्राच्य, माने पूर्वी, माने भारतीय। भारतीय जो कला परंपरा रही है हम उसके मुताबिक चित्रकला करने की प्रेरणा को प्रबल करेंगे और ऐसे काम में लगे हुए लोगों को स्कॉलरशिप देंगे। तो ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट को स्थापित किया गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। किनकी सहायता से? अवनींद्र नाथ टैगोर की सहायता से। और अवनींद्र नाथ ने, जो कि उस युग के सबसे बड़े चित्रकार थे, उन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई। आपने भारत माता की पेंटिंग देखा जरूर होगा, कई सारे अवसरों पर भारत माता की पेंटिंग आपको दिखाई देती है। तो भारत माता जो संकल्पना पहले से चली आ रही है, बंकिम बाबू ने गीत लिखा ना वंदे मातरम, तो वो माता जिनकी वंदना करनी है, वो माता जिनके लिए विवेकानंद ने कहा कि मैंने भारत माता में ही देवी जगदम्बा देखा है, वो जो जगदम्बा माता है जिनकी वंदना करनी है बंकिम बाबू के मुताबिक, उस माता की पेंटिंग की गई। तुम देखो कि राष्ट्रवाद किस तरीके से चित्रकला में अभिव्यक्त हो जाता है। तो आपको यह बात नजर आने को है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के ये सब तमाम माध्यम चुने गए। कुछ और भी माध्यम है, जब हम कभी क्लास में डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो उन सब की चर्चाएं भी होगी। अभी आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गई होगी कि ये आंदोलन किस तरीके से चलाया गया है।
साहित्य भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, कला भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है, शिक्षा केंद्रों में भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इतिहासकार भी राष्ट्रवादी चिंतन के साथ में इतिहास लिख रहे हैं और अतीत काल में गौरव की बातें उभार के ला रहे हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का यह कहना है कि तुम्हारा अतीत गौरवपूर्ण रहा है, तो अतीत के गौरव के खजाने को दुनिया के सामने खोलेगा कौन? इतिहासकार। नहीं तो हमारी बातें तो वैसे ही झूठी दावे बन के रह जाएंगी। तो इतिहास भी अतीत के अंदर गौरवपूर्ण क्षणों की खोज करने लगा और उस तरीके से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की शुरुआत हो जाती है। अब आपको मोटे तौर पर यह बात समझ में आ गई होगी कि स्वदेशी आंदोलन क्यों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक युगांतकारी इवेंट है। जब यह आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन को जन समर्थन मिला, तो किसका मिला किसका नहीं मिला। अब आपको मैं याद कराऊं जनाधार का मुद्दा और ये जो हु का पॉइंट मैंने अधूरा छोड़ दिया था उसका मुद्दा याद है ना। मैंने कहा था कि आंदोलन किसने चलाया, उसके बारे में डिटेल की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आंदोलन में हु के तहत मैंने कहा था नेतृत्व, संगठन और जनाधार, हमें ये तीन चीजें देखनी है। तो आप कहोगे कि हु पहले क्यों नहीं बता दिया? तो इसलिए नहीं बताया था ताकि मैं पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में बता दूं, उसके बाद हु के बारे में बताऊं कि वो आंदोलन जिसने स्वराज की मांग किया, सुधार से आगे बढ़ा दिया राष्ट्रीय आंदोलन को, वो आंदोलन जो संविधान की सीमाओं में रहते हुए विरोध करने के बजाय आंदोलन की बात किया, जन आंदोलन की बात किया, वो आंदोलन जिसने कहा कि पश्चिम का बहिष्कार करो, सिर्फ वस्तु नहीं विचार का भी, संस्थाओं का भी, और उसकी जगह स्वदेशी लेकर आओ। ये आंदोलन कौन चलाए थे भाई? तो आंदोलन के दौर में एक नेता कौन है जो इसको लीड कर रहा है? तो आपको उत्तर मिलेगा कि अनेक नेता हैं, अनेक नेता हैं, कोई एक सर्वोच्च नेता नहीं थे। कोई एक सर्वोच्च नेता नहीं थे। अनेक नेता थे। जैसे आप आगे चलकर पढ़िएगा असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी सर्वोच्च नेता थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी सर्वोच्च नेता थे। आप पढ़िएगा इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च नेता थे। लेकिन स्वदेशी आंदोलन में कोई एक सर्वोच्च नेता नहीं है। कहीं अरविंदो घोष नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं तिलक जी नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं लाला लाजपत राय नेतृत्व दे रहे हैं, कहीं कांग्रेस ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अपने वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो स्वराज के लिए, स्वदेशी के लिए, विदेशी के बहिष्कार के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते वो इसमें योगदान कर रहे थे। 1905 ईस्वी में ही, 1905 में ही कांग्रेस का अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस में अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें उन्होंने पहली दफा स्वराज की मांग किया था। हालांकि उस समय अध्यक्ष होते हुए भी वो स्वराज के लिए अपनी मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से पास नहीं करवा पाए थे। तो कांग्रेस ने पहली दफा स्वराज की मांग कब किया, यदि ये बात पूछे कोई, तो 1906 में।
1905 में अध्यक्ष ने मंच से स्वराज की मांग की जानी चाहिए की बात तो किया, लेकिन स्वराज के लिए प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले भी इसमें भूमिका निभा रहे थे। और भी कई नेता हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भूमिका निभा रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भूमिका निभा रहे थे, आनंद मोहन बोस भूमिका निभा रहे थे। तो कई सारे कांग्रेस के नेता सक्रिय हैं। आगे के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा आता है, कांग्रेस के अंदर दो खेमा था उस समय, एक नरमपंथी, एक गर्मपंथी। अब मैं इस क्लास में नरमपंथी और गर्मपंथी में आपको नहीं उलझाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के अंदर दो खेमा था। तो गर्मपंथी नेता इस आंदोलन में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन नरमपंथी भी सक्रिय थे। अरविंद घोष गर्मपंथियों में सबसे पीक के लीडर थे, जो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। तो आपको यह अंदाजा लग गया कि नेता अनेक हैं। ये तो राजनीतिक नेताओं की बात मैंने बताया, और इसके अलावा जो साहित्य के क्षेत्र से योगदान कर रहे थे, जो शिक्षा के क्षेत्र से योगदान कर रहे थे, जो अदालतों के माध्यम से योगदान कर रहे थे, जो कला के रास्ते से योगदान कर रहे थे, जो विज्ञान के रास्ते से योगदान कर रहे थे, उनका भी तो योगदान है। तो इस तरीके से देखोगे तो इसमें नेता अनेक हैं, लेकिन कोई एक सर्वोपरि नेता नहीं। यह इस आंदोलन की कमजोरी है। जब हम असहयोग आंदोलन से इसकी तुलना करते हैं तो उसमें एक गांधी का सर्वोच्च नेतृत्व दिखता है, और सर्वोच्च नेतृत्व यदि एक होता है तो वह आंदोलन की ऊर्जा को सही दिशा दे पाता है। नहीं तो आपकी ऊर्जा ठीक से चैनलाइज नहीं हो पाती, तो दुश्मन के ऊपर आपका पूरा प्रहार नहीं हो पाता, आपकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती। ये इस आंदोलन की कमजोरी थी। तो नेतृत्व के मुद्दे पर बात खत्म हो गई, और इसमें कौन संगठन लगे हुए थे वो भी मैंने बता दिया। तब अगला मुद्दा है कि इसका जनाधार कहां था, कौन सा सामाजिक वर्ग था जो इसका सपोर्ट किया। तो सामाजिक आधार की बात करोगे तो सबसे पहले आपको क्षेत्रीय आधार याद करना पड़ेगा। क्षेत्रीय आधार आपको याद करना पड़ेगा। क्षेत्रीय आधार में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अखिल भारतीय स्तर पर यह उतना व्याप्त नहीं हुआ जितना कि आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसका क्षेत्रीय आधार यद्यपि बंगाल के बाहर भी कई सारे इलाकों तक कुछ कुछ फैला था, लेकिन कुछ कुछ ही फैला था। मूल आधार वेस्ट बंगाल था। उसके बाद तब चलकर देखो कि सामाजिक आधार खोजो। सामाजिक आधार, तो सामाजिक आधार में आपको सबसे पहला जो रिमार्केबल पॉइंट मिलेगा वो ये कि ये मुस्लिम की भागीदारी बहुत कम थी। कम थी, कम क्या मतलब नहीं के बराबर थी, इक्का दुक्का भागीदारी थी। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैंने यहीं से शुरुआत क्यों किया कि मुस्लिम की भागीदारी क्यों मुस्लिम की भागीदारी कम थी। मुस्लिम की भागीदारी कम थी से शुरू करने के विषय पर ध्यान दीजिए तो मूल बात यह है कि मैं यहीं पर स्पष्ट करता हूं कि यह आंदोलन क्यों हुआ था, और इसी से जुड़ा हुआ मामला है कि मुस्लिम की भागीदारी कम क्यों थी। तो बात यह है कि यह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि मुसलमान को ब्रिटिश हुकूमत ने, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं आप लोगों को मुस्लिम बहुमत वाला एक प्रदेश के तौर पर पूर्वी बंगाल दे रहा हूं। उन्होंने बंगाल को यह कहते हुए दो भाग में बांट दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है, प्रशासन चलाना मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए इसे दो भाग में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी बंगाल के साथ में असम का भी कुछ इलाका मिला दिया गया और कहा गया कि असम जो कि कमिश्नर से गवर्न होता था उसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी, वो भी एक राज्य का हिस्सा हो जाएगा। तो बंगाल का विभाजन हुआ पूर्वी और पश्चिमी में।
विभाजन जब हुआ तो कई सारे उस समय बंगाल के नेता और देश भर के नेता इस बात के विरुद्ध थे कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात गलत नहीं है? बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, ये बात क्यों? बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश था, इतना बड़ा कि जिसमें आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब शामिल था। इतने बड़े प्रदेश को रूल करना, गवर्न करना एक कठिन काम तो है ही। तो बंगाल के विभाजन का विरोध क्यों? तो यहीं पर आपको समझ लेना चाहिए कि देश के नेता, बंगाल के नेता जो इस विभाजन के विरुद्ध थे, वो मूलतया बंगाल के विभाजन के विरुद्ध नहीं थे। उनका कहना था कि बंगाल का यदि विभाजन करना है तो उसे आप इस तरीके से बांट दो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यदि ऐसे बांटते हो तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। भाषा के आधार पर बांटो, राज्य के निर्माण का आधार भाषा को बनाओ। राज्य के निर्माण के लिए भाषा ही आधार होना चाहिए। इस विषय पर हम आगे के टॉपिक में और गहरे से डिस्कशन करेंगे। आजादी के बाद के दौर का एक टॉपिक भी है भाषा आधारित राज्य के निर्माण की मांग और उसके लिए चलने वाला आंदोलन। तो उस समय के नेता कह रहे थे कि तुम यदि हिंदी भाषी को और उड़िया भाषी को अलग राज्य दे दो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बंगला भाषा बोलने वाले लोगों को दो भाग में क्यों बांट रहे हो भाई? और सरकार की योजना क्या थी? सरकार की योजना यह थी कि हम बंगाल को ईस्ट और वेस्ट में बांटेंगे। तो सरकार ऐसी ही बांट क्यों करना चाहती है? मान लेती उनकी मांग, बांट देती भाषा के आधार पर, तो विरोध ही नहीं होता। तो क्या सरकार ने सिर्फ अपने अहंकार में कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी करेंगे के लिए बंगाल का विभाजन किया था ईस्टर्न और वेस्टर्न में? नहीं, सरकार सिर्फ अहंकार से नहीं चलती थी। सरकार एक योजना के तहत ऐसा की थी। सरकार ने मुसलमानों को कहा कि हम आपको ऐसा ईस्टर्न बंगाल दे रहे हैं जिसमें प्रचंड मुस्लिम मेजॉरिटी होगा। ऐसा बंगाल आपको कभी नहीं मिला था जैसा कि हम देने जा रहे हैं। अब उस इलाके में मुस्लिम प्रचंडता, बहुमत की प्रचंडता हिंदुओं को दबाएगी और वहां के हिंदू राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाने के बजाय हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझ के रह जाएंगे। और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है वहां पर क्या स्थिति होगी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में इस बात की प्रतिक्रिया होगी कि यदि ईस्टर्न बंगाल का मुस्लिम हिंदुओं से भेदभाव करेगा तो वेस्टर्न बंगाल का हिंदू अपने इलाके के मुसलमानों से बदला लेगा, तो सांप्रदायिक झगड़े होंगे। सोचो कि यदि सांप्रदायिक झगड़ा होगा तो क्या राष्ट्रवाद सस्टेन कर पाएगा? ये अंग्रेजों की खुली सी खेल है, बांटो और राज करो, धार्मिक नाम पे झगड़ा करा दो, राष्ट्रीय एकता हो नहीं पाएगी। राष्ट्रीय एकता नहीं होगी तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होगा, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होगा तो साम्राज्यवाद जिंदाबाद रहेगा। ये उनकी सोच है। और उनकी सोच में एक और बात शामिल थी, ये जो वेस्टर्न बंगाल है उसके अंदर 3 भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, उड़िया भाषी। ये तीनों भाषा के नाम पे भी झगड़ा करेंगे। तो बंगाल जो है वह सांप्रदायिक और भाषाई झगड़े का एक केंद्र बन के रह जाएगा। वो बंगाल जो कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था, वो बंगाल जहां का कलकत्ता शहर उस समय अंग्रेजों के साम्राज्य का कैपिटल भी था, उस बंगाल को उन्होंने सांप्रदायिक और भाषाई झगड़े का केंद्र बना देने का निर्णय लिया। और इस तरीके से उनके दिमाग में एक साम्राज्यवादी चाल चल रही थी। और यही वजह है बंगाल के नेताओं या देश के नेताओं के विरोध का। उनके दिमाग में विरोध का जो भाव उपजा वो इसलिए नहीं उपजा क्योंकि वो बंगाल के विभाजन से नाराज थे। विभाजन से नाराजगी नहीं थी, विभाजन के मॉडल से नाराजगी थी और मॉडल के पीछे के साम्राज्यवादी योजना से नाराजगी थी।
तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि विरोध का कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का एक कारण था बंगाल का विभाजन, लेकिन फिर आपको यह देखना होगा कि स्वदेशी आंदोलन के कारण की खोज करोगे तो यह तो एक तात्कालिक कारण है। मूल कारण तो यह है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है तो एक न एक दिन तो अपने शासन की मांग आनी ही थी। साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी शासन चलेगा, साम्राज्यवादी शासन खिलाफ राष्ट्रवादी संघर्ष चलेगा, तो कितने दिन तक सुधारों की मांग करोगे? एक न एक दिन तो अपने शासन की मांग आनी ही थी। और 1900 ईस्वी तक आते आते कांग्रेस के अंदर एक खेमा ऐसा खड़ा हो चुका था जो कह रहा था कि हमें अब सुधार के बजाय स्वराज की मांग करनी चाहिए, हमें अब संविधान की सीमाओं में रहकर विरोध करने के बजाय जन आंदोलन करना चाहिए, हमें अब आक्रामक तेवर अपनाने की जरूरत है। यह बात तो कांग्रेस के अंदर का एक खेमा कह ही रहा था, उसी को तो गर्मपंथी कहते हैं। और जो अभी भी सुधार की बात कर रहे थे और संविधान के दायरे में रहकर विरोध की बात कर रहे थे, वही नरमपंथी थे। यहां तक इन नरमपंथियों में से भी कई नेताओं का अब धैर्य चूक रहा था और वो भी सोच रहे थे कि हमें अब आंदोलन के तेवर में परिवर्तन लाने की जरूरत है। गोखले और दादा भाई नौरोजी इसी तरह के नेता थे, वो नरमपंथी थे, लेकिन उन्हें भी लग रहा था कि हमें अब अगले चरण में जाना चाहिए। तब तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस के कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग किया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस में नरमपंथियों का प्रभुत्व था तो अपने अध्यक्ष की बात भी कांग्रेस ने नहीं सुना उस समय। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने यह 4 सूत्री प्रस्ताव पास किया कि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए। वो भी नरमपंथी नेता थे। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मपंथी तो स्वराज की मांग पहले से कर रहे थे, आंदोलन की मांग पहले से कर रहे थे। कई नरमपंथी नेताओं का भी नरमपंथ के दायरे से दम घुट रहा था और वो भी परिवर्तन की चेतना से गुजर रहे थे। तो ऐसे स्थिति में एक न एक दिन तो स्वराज की लड़ाई आनी ही थी। तो फिर बंगाल के विभाजन के लॉर्ड कर्जन के फैसले ने क्या योगदान किया? तो यह एक तात्कालिक कारण है। इस विभाजन के कारण जो जन असंतोष उपजा, उसके कारण तत्काल ही स्वराज के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। यदि यह घटना न घटती तो भी एक न एक दिन स्वराज के लिए स्वदेशी जैसे आंदोलन की शुरुआत होनी थी। स्वराज की मांग और स्वदेशी का विचार 19वीं शताब्दी के अंदर कई सारे विचारक पहले दे चुके थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है दयानंद सरस्वती का। इतिहास की एक खासियत होती है कि इसका एक टॉपिक इसके पिछले टॉपिक से भी जुड़ता है, इसके अगले टॉपिक से भी जुड़ता है। मैं चूंकि आपको जो पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ स्वदेशी आंदोलन पढ़ा रहा हूं, पीछे के टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है आपके सामने में। लेकिन जब क्लास में पढ़िएगा तो पीछे के टॉपिक को पढ़ने के बाद ही अगला टॉपिक पढ़िएगा, और अगला टॉपिक जो आने वाला है उसके लिए बैकग्राउंड इसी टॉपिक में मिल जाएगा। और जब मैं अगले टॉपिक में जाऊंगा तो एक बार पिछले टॉपिक से कंपेयर करके समझा दूंगा, तो आपका विजन बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 19वीं शताब्दी के सुधार के आंदोलनकारी, जो समाज सुधार आंदोलनकारी थे, वो स्वराज की बात कर रहे थे, स्वदेशी की बात कर रहे थे। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था जिसके अंदर स्वराज की मांग होने लगी थी, आंदोलन की मांग होने लगी थी। तो फिर एक न एक दिन तो स्वराज की मांग के लिए स्वदेशी आंदोलन जैसे आंदोलन का होना भारत में अपेक्षित ही था। बंगाल विभाजन की घटना ना होती तो हो सकता है कि 2, 4, 5 साल के बाद ये आंदोलन आता। बंगाल के विभाजन ने इस घटना को तत्काल ही अंजाम दे दिया, क्योंकि यदि जनाक्रोश सिर्फ और सिर्फ बंगाल के विभाजन के विरुद्ध होता तो उसकी मांग भी होती कि बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस करो, मांग इससे आगे ना बढ़ पाती। अब अंतिम लाइन बोलूं कारण को लेकर, सरकार ने बंगाल का विभाजन भी सिर्फ बंगाल को बांटने के लिए नहीं किया था, राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए किया था। अतः बंगाल के विभाजन के फैसले का विरोध भी
सिर्फ बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लो तक की मांग के साथ में नहीं हुआ, स्वराज दो की मांग के साथ। तो आप देखोगे कि इसमें गुत्थी उलझी हुई थी, मैंने इसे सुलझा दिया। इस क्लास को थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूं, लेकिन जब इसी में हम रेगुलर क्लास में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक कि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ना हो ना, तो टॉपिक में पढ़ी हुई बातों का पूरा लाभ नहीं मिलता। हम टॉपिक के अंत पर जब जाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले वर्षों के सवाल या और जो अन्य सवाल आने की उम्मीद हो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपके क्लास में तो नहीं कर पाऊंगा, इस क्लास की सीमा है कि यहां पर हम संक्षेप में डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। है, तत्काल आपको एक बात समझ में आ गई कि आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, और अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मुसलमानों की भागीदारी क्यों कम हुई थी। मुस्लिम ईस्टर्न बंगाल को लेकर बहुत खुश थे, इसलिए भागीदारी बहुत कम थी। इसके बाद दूसरी बात अब चल के देखो, सोशल बेस को और स्पष्ट करने के लिए, क्षेत्रीय बेस तो बता ही चुका हूं, सोशल बेस में हिंदू भागीदारी ज्यादा थी, मुस्लिम नहीं। दूसरा पॉइंट यह कि आंदोलन अभी शहरी था, आंदोलन शहरी था, गांव तक आंदोलन नहीं पहुंचा था। इक्का दुक्का ही ग्रामीण संपर्क हुआ था, आंदोलन मोटे तौर पर शहरी था। उसके बाद फिर समाज में मध्यवर्गीय लोगों का नेतृत्व था, मध्यवर्गीय लोगों का नेतृत्व था। अब मध्य वर्ग किसको कहते हैं वो सब बातें बाद में करेंगे डिस्कस, आज के क्लास में नहीं करेंगे। मध्यवर्गीय लोगों का नेतृत्व था, बड़े बड़े उद्योगपति इससे दूर थे, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें शामिल नहीं हुए। उन्हें डर लग रहा था कि सरकार दमन चक्र चलाएगी, तो बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी लोग इस आंदोलन से दूर रहे। मजदूरों की भी भागीदारी हुई थी, मजदूरों की भी भागीदारी हुई थी। बुजुर्ग से लेकर युवा तक आंदोलन भागीदारी कर रहे थे, बुजुर्ग और युवा दोनों भागीदारी कर रहे थे। बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भागीदारी किया था, तो युवकों की भागीदारी उल्लेखनीय है। और एक विशेष बात है कि महिलाओं की भागीदारी हुई थी, महिलाओं की भागीदारी हुई थी। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था ना, वो पुरुष प्रभुत्व वाला आंदोलन मात्र नहीं था, इसमें शुरुआती दौर से महिलाओं की भागीदारी खूब हुई, और महात्मा गांधी के आंदोलन ने तो महिलाओं की भागीदारी को बहुत बढ़ा दिया था। तो और महात्मा गांधी के उस भागीदारी की शुरुआत, उसकी पृष्ठभूमि खोजिएगा तो स्वदेशी आंदोलन मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर देखो तो कौन से वर्ग ने भागीदारी किया और कौन से वर्ग ने भागीदारी नहीं किया, कौन से क्षेत्र में भागीदारी हुई, कौन से क्षेत्र में भागीदारी नहीं हुई, कौन से क्षेत्र में ज्यादा हुई, कौन से क्षेत्र में कम हुई, ये सब मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। तब आपके सामने में अंतिम विषय आता है कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या था। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दूंगा,
मैं बस आपको कंक्लूजन के तौर पर अंतिम के 3-4 मिनट में इसके प्रभाव से वाकिफ करा देता हूं। डिटेल डिस्क्रिप्शन इतिहास के ही डिटेल डिस्क्रिप्शन रेगुलर क्लास में ही दूंगा। समझने लायक बात यह है कि जब क्लास होती है तो उसमें क्या करते हैं, तो क्लास जब होता है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसी टॉपिक को जितने टुकड़ों में वो टूट सकता है तोड़ दिया। आपके क्लास को भी मैंने शुरू किया था तो मैंने टॉपिक को टुकड़ों में तोड़ दिया था, कब कहां क्यों कैसे क्या आदि। 5W+1H वाला। उसके बाद उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन एक एक करके हम दे देते हैं। उसके बाद हम देखना शुरू करेंगे कि इस टॉपिक में अब कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने पहले लोकेट कर दिया कि देखो कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कि देखो पिछले वर्षों में क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो आए हैं वो क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं। हम उसके आंसर की फ्रेमिंग करते हैं, कुछ आंसर लिखवाते हैं। सारे आंसर लिखवाना जरूरी नहीं होता है क्योंकि आंसर मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी तो मिलते जुलते हैं ना। तो एक में यदि आपने लिख लिया तो दूसरे में आपको वही सारे पॉइंट निकाल के लाने होते हैं, कुछ नई बातें जोड़नी होती है। और तब फिर ये कि अब आगे इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे कवर करते हैं, और तब जाकर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यानी कि हमारा एक टॉपिक यदि कंप्लीट हो रहा है तो वह इस दावे के साथ कंप्लीट होता है कि अब इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम बना के आओगे। दूसरी बात ये कि सिर्फ बना के नहीं आओगे, जब हमसे पढ़ लोगे उसके बाद आंसर लिखोगे तो हम वो गुणवत्ता से तुम्हें संपन्न कर देंगे कि फिर जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हारे सामने कोई टिकेगा नहीं। तुम्हें वो आंसर लिखना है जिस आंसर के लिखने के बाद सामने वाला एग्जामिनर नंबर देने के लिए उत्साहित रहे कि हाँ ये सही बच्चा मिल गया, ये आईएएस बनने के लिए। तो अब इसके प्रभाव के बारे में मैं 2-3 मिनट में मात्र बता देता हूं। वो ये कि क्या स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की प्राप्ति हो गई? क्या स्वराज की प्राप्ति हो गई? तो उत्तर है नो। तो क्या हम कह सकते हैं कि आंदोलन फेल हो गया? फेल? उत्तर है नो। अब आप याद करो, मैंने कहा था कि दीवाल के ऊपर जब पहला हथौड़ा लगता है तो दीवाल का दिल उसी समय दहल जाता है, लेकिन दीवाल टूटता नहीं है। तो जिस हथौड़े ने दीवाल का दिल दहला दिया था, क्या उस हथौड़े को हम नाकामयाब मानेंगे? नहीं। तो देखें कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। सबसे पहला प्रभाव तो यह पड़ गया कि सरकार को यह बात समझ में आ गई कि हमें कुछ न कुछ सुधार का कार्य लाना पड़ेगा। 1909 ईस्वी में सरकार ने एक संवैधानिक सुधार का काम किया है। आगे के टॉपिक में से आता है 1909 का अधिनियम, उसमें पढ़ेंगे। 1909 में सरकार ने एक सुधार अधिनियम पास किया ताकि भारतीय लोगों को हम ये कह सके कि देखो हम कुछ सुधार लेकर आए हैं, हमसे नाराज ना रहो तुम। उसके बाद फिर 1911 में सरकार ने यह फैसला कर लिया कि बंगाल विभाजन को हम रद्द कर देंगे। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया सरकार ने, और फिर भाषा के आधार पर विभाजन की शुरुआत हुई। तो फिर बिहार उससे अलग हुआ, फिर आगे चलकर उड़ीसा उससे अलग हुआ। जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बंगाल का विभाजन था वो विभाजन रद्द हो गया था। वो विभाजन फिर दोबारा हुआ तब जब भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ तब फिर वो विभाजन हुआ। देखो यहां कामयाब है कि नहीं, यहां योगदान है कि नहीं। लेकिन इन सब से बड़ा अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि अब बंगाल में हमारा राजधानी का रहना ठीक नहीं है। उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया दिल्ली। दिल्ली में अंग्रेजों के कैपिटल का शिफ्ट होना उस आंदोलन की जीत का एक बड़ा प्रमाण है। सरकार ने समझा कि दिल्ली ही बेहतर है,
कलकत्ता अब सेफ नहीं है। इसके बाद तब अगला पॉइंट कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए चरण तक पहुंचा दिया। एक नया चरण आ गया, नया चरण आ गया कि जो आंदोलन इसके पहले रिफॉर्म की बात करता था, अब वह स्वराज की बात करता है। तो जो आपको 12th से ग्रेजुएट करा दे, क्या उसका बड़ा योगदान नहीं माना जाएगा आपके आंदोलन का? जो आंदोलन संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों की सीमा में रह के ही विरोध की बात करता था, वो अब जन आंदोलन की बात करने लगा। क्या ये बड़ी बात नहीं हो गई? आप कामयाब यदि नहीं भी हुए स्वराज की प्राप्ति में, तो स्वराज की प्राप्ति की लड़ाई लड़ने में जो आपकी ऊर्जा थे वो बढ़ गई, तो अगले चरण में कामयाब हो जाएंगे। लड़ाई लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ गई, उसमें आने वाली ऊर्जा बढ़ गई, उसका जनाधार बढ़ गया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि स्वदेशी का विचार, स्वदेशी और बहिष्कार का विचार तो हिंदुस्तान को नए संस्कारों में ढालने का काम किया। न सिर्फ हिंदुस्तान को नए संस्कार में ढाल रहा था, बल्कि यह साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए एक नायाब उपकरण भी तो था, एक नायाब उपकरण था। न सिर्फ यह भारत को नए संस्कारों में ढाल रहा था, बल्कि साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए हिंदुस्तान को एक अद्भुत और नया उपकरण दे रहा था, जिसके तहत साम्राज्यवादी राक्षस के नाभि का अमृत कुंड इन्हें मालूम हो गया था और उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और इसी को आगे चलकर गांधी जी ने भी आजमाया। जब गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं आप, असहयोग आंदोलन, तो उसमें भी तो स्वराज की मांग थी, स्वदेशी का विकल्प था, विदेशी का बहिष्कार था, तो उसमें भी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें की गई थी। तो गांधी जी ने स्वदेशी वाले आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाया और उसमें अपने सत्याग्रह का विचार जोड़ दिया। सत्याग्रह क्या है, इसकी चर्चा बाद में। तो कुल मिलाकर आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस रास्ते आप देखोगे कि साम्राज्यवादी शक्तियों के ऊपर दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि उनकी वस्तुओं की बिक्री घटने लगी थी। और जो विदेशी वस्तुओं की बिक्री घटी तो साम्राज्यवादी सत्ता पे आंच आई। गांधी ने समझ लिया, उन्होंने समझ लिया कि इसी जगह पर तीर चलाना है। कुल मिलाकर देखो तो आपके प्रभाव के बिंदु भी इतने ही हैं, और इतने के आधार पर आप एक सवाल का जवाब मजे में लिख सकते हो। आज की कक्षा यही पर रोक देता हूं, यह कहते हुए कि इस टॉपिक का उपयोग करके, मैंने अभी जो मैंने पढ़ाया उसका उपयोग करके इससे पूछे जाने वाले सारे सवालों का जवाब लिखा जा सकता है। लेकिन जब तक कि आंसर राइटिंग की बात इसमें नहीं होगी, तब तक अभी यह चर्चा अधूरी है। ये रेगुलर क्लास का हिस्सा होगा कि जब हम टॉपिक खत्म करते हैं तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।